हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे केमिस्ट्री CUT UG का, और हमारा आपका ये लगभग चौथा लेक्चर होगा। हम लोगों ने पहला चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हमको आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक ना। पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का फिनिश हो गया है। आज क्वेश्चंस हमको आपको प्रैक्टिस करना है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा भैया, दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा भैया। ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है समांगी मिश्रण के लिए निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि संपूर्ण मिश्रण में एक समान घटक रहते हैं। कौन सही नहीं है ढूंढना है। संपूर्ण मिश्रण में एक समान घटक रहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब कोई एक विलयन, जैसे कोई भी एक विलयन है भैया, तो उसमें क्या होगा। जैसे इसमें मान लिया कि पानी है, ठीक ना, तो इसमें चीनी भी हो सकता है, ठीक ना, और क्या बोलते हैं, नमक भी हो सकता है ना, कि घुल जाएगा तो समांगी मिश्रण हो गया। और चीनी छोटा वाला भी हो सकता है, और जो एक क्या बोलते हैं, जो प्रसाद मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्री, वो वाला भी हो सकता है, ठीक। नमक जो चूर्ण वाला आता है, टाटा वाला, वो भी हो सकता है, और जो पहले आता था वो बड़ा बड़ा वाला, वो भी हो सकता है, समझे ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि संपूर्ण मिश्रण में एक समान घटक रहते हैं। तो एक समान घटक, संपूर्ण मिश्रण में एक समान घटक रहते हैं। तो एक समान घटक बताओ रहेंगे। अरे घुलने के बाद एक समान हो जाएंगे, समझे। पहले तो अलग अलग रहेंगे, हम समझो। बड़ा वाला नमक का टुकड़ा, चूर्ण वाला नमक का टुकड़ा पहले अलग है, लेकिन जब मिक्स कर दिए तो क्या है, एक समान हो गया। तो संपूर्ण मिश्रण में एक समान घटक है, ये तो सही है, यानी कि ये गलत ऑप्शन है, ये सही है। अभी हम यहां ऑप्शन देखेंगे ना, ये क्या है, सही है। फिर संपूर्ण मिश्रण में समान भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। समान भौतिक गुणधर्म मतलब वो द्रव है तो द्रव ही रहेंगे, ये भी सही है। फिर ये संपूर्ण मिश्रण में समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं, ये भी सही है। फिर इनमें सदैव एक विलेय और विलायक होते हैं, ये जो है सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। एक समान संपूर्ण, इनमें सदैव एक ही विलेय और विलायक नहीं हो सकता। मान लो कोई जो है एक विलेयन है, उसमें पानी है, उसमें चीनी डाल दिए, नमक भी डाल दिए, विलेय विलाय अलग अलग हो गए। उसमें अल्कोहल भी मिला दिए, तब भी घुल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, समझ आई बात। तो ये वाला गलत है, हमको गलत वाला ही तो ढूंढना था जो सही नहीं है, यानी कि केवल डी ऑप्शन सही, ठीक। आगे आइए। अब क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं है। विलयन का मतलब समांगी मिश्रण, ठीक ना। ये क्या है, वायु, ठीक ना, ये क्या है, वायु। ये विलयन का उदाहरण, निम्न में से कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं, ये विलयन का उदाहरण है। जैसे वायु है, हम इसमें कहां समझ पाते हैं कौन सा जो है इसमें, यानी कि क्या बोलते हैं, इसमें अगर हमको छाटना हो, जैसे वायु है, इसमें कहां से पकड़ पाएंगे, ये विलेय है, ये विलायक है ना। फिर उसके बाद तांबा, तांबा भी जो है विलयन का उदाहरण है, उसमें सब मिक्स रहता है, ठोस ठोस का मिश्रण है वो, ठीक। फिर पारद मिश्रण, पारद मिश्रण मतलब अमलगम, जिसको मरकरी कहते हैं, मरकरी एक द्रव धातु है, इसमें भी होता है। लेकिन जल में बेंजीन, जल में बेंजीन जब घोलेंगे तो वो क्या है, मिश्रण, समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण नहीं मतलब विलयन नहीं है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आपका क्या है भैया, ऑप्शन डी सही है, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या कर रहा है आपके सामने क्वेश्चन में। अब ये सब क्वेश्चन मजेदार है,
अभी तक तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन में क्या है, ये क्या कह रहा है भैया कि सुक्रोज के 18 ग्राम जल के 162 ग्राम में घुलनशील है। सुक्रोज के 18 ग्राम जो है वो जल के 162 ग्राम में घुलनशील है। तो विलयन की भार प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो भैया भार प्रतिशतता क्या होती है, देखो भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता हमने आपको पढ़ाया था, ये क्या होगा, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। तो विलेय का भार कितना है 18 ग्राम, विलयन का भार कितना है 162, ठीक ना। फिर उसके बाद 100, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक को बार भाग ही जाएगा नहीं तो 162 हो जाएगा, तो 18 9 है 162 गुणे 100 की भाग जाएगा इसमें। एक मिनट, सुक्रोज के 18 ग्राम जल के 162 ग्राम में घुलनशील है। तो विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखो लगभग ये अगर आप भाग देने जाओगे तो 9 91 9 कितना हुआ भैया, एक बच गया फिर बन गया फिर से 10, फिर 9 91 9, तो 1.11 आएगा ना, 1.11 आ रहा है। तो इसमें तो डायरेक्टली कुछ आंसर दिया नहीं है, एक बार आप देखिए क्या कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देख लिया भैया, देखो इसमें हमारे पास आंसर कितना रहा है 11.1%, ठीक ना, लेकिन इसमें 11 है नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिलता है तो इसके पास कौन सा है वाला ढूंढिए, इसके पास कौन है 10, तो यही क्या है 10% सही है, ठीक। ये तरीका होगा हमारा आपका सॉल्व करने का। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 0.5 मोल HCl के 750 मिली को और फिर 2 मोल HCl के 250 मिली के साथ मिश्रित करने पर विलयन की मोलरता प्राप्त होगी। एक चीज हमने आपको पढ़ाया था क्लास 12th में भी पढ़े होंगे आप, और वैसे भी तनुता समीकरण। तनुता समीकरण में क्या होता है, तनुता समीकरण में m1 v1 प्लस का m2 v2 बराबर m, फिर उसके बाद v1 प्लस v2, ये होता है तनुता समीकरण, ठीक ना। तो इस पर आप क्या करेंगे, इसको करेंगे भैया, इसमें क्या है 0.5 मोल HCl के साथ इतना मिली जो है घोला गया है, तो इसका कितना है 0.5 गुणे v1 कितना है 750 प्लस m2 2 मोल HCl के 250 मिली के साथ, ठीक ना, तो 2 गुणे 250 बराबर m। v1 v1 कितना है 750 प्लस v2 कितना है 250, ये हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 क्या बोलते हैं 5 25 5 7 35 35 2 37, ठीक ना, और एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव 375 प्लस का 2.5 दूना 500 बराबर m, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1000, ठीक ना। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 7 5 3 8 बराबर m गुणे 1000, तो ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो m बराबर 875 बटे 1000, तो m बराबर ये 3 जीरो है थे, दशमलव लग जाएगा 3 अंक पहले, ये क्या हो गया आंसर, तो 8.75 पहला ऑप्शन सही, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। देखो आपको कैलकुलेशन कितना तगड़ा तुरंत जुड़ गया, तुरंत
जो है गुणा भाग भी हो गया, कट पिट गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। और ये सोचो कि बहुत ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। वो आपके माइंड को वो देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार है कि नहीं, आपसे कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता है, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं चेक करना चाहता है वो। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है कि सांद्रता पद जो तापमान से स्वतंत्र है, अर्थात तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा इसमें से कौन सा है? तापमान पर निर्भर कौन नहीं करेगा? पहले बात को समझिएगा भैया। सबसे पहली बात, जिसमें क्या होगा, जैसे जो विलयन है, ठीक ना, विलयन है, अगर विलयन का आयतन है तो वो निर्भर करेगा, आयतन हो तो वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। अगर लेकिन भार है तो भार जो है निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में? क्योंकि भार जैसे कोई चीज है, 1 किलोग्राम है, चाहे गर्म करो चाहे जो करो 1 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज 1 लीटर है तो गर्म करोगे तो वाष्पित हो जाएगा, तो फर्क पड़ जाएगा, निर्भर करेगा उसको फिर तापमान पर। बात समझ में आई ना? तो इसमें देखो मोल अंश, मोल अंश से क्या है, इसमें मोलों की संख्या है, ठीक ना। और मोललता, मोललता में क्या है भैया, मोललता क्या है, भार है ना। मोललता का फार्मूला होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। तो और मोल अंश में भी क्या होता है, मोल अंश मतलब मोल प्रभाज, मोल प्रभाज में भी क्या होता है, मोल प्रभाज में यही आप पढ़े n अपान n प्लस कैपिटल n, यही चीज आप पढ़े हैं। n मतलब विलय के मोलक संख्या, ये विलय की मोलक संख्या, ये विलायक की मोलक संख्या। तो संख्या है, संख्या गर्म करने से कम ज्यादा नहीं होगी। बात समझ में? तो इसमें क्या है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक ना। केवल नॉर्मलता भी नहीं सही, केवल मोलरता भी नहीं सही है, और मोलरता और मोलरता, सॉरी मोलर्स और मोलरता, मोलरता सही हो नहीं सकता क्योंकि मोलरता में आयतन है। इसमें होता है फार्मूला विलय के मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन है तो गर्म करेंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भैया आपका? पहला ऑप्शन सही है। बताइए किसी को दिक्कत नहीं? अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते तब तो हमको आपको मजा आ जाता है, सॉल्व करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। तो आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आगे देखिए, 15 ग्राम सुक्रोज को 50 मिली जल में घोला जाता है और विलयन की सतह पर कुछ दाब डाला जाता है, तो इसका परिणाम होगा, यानी कि 15 ग्राम सुक्रोज को 50 मिली जल में घोला गया। ये तो अलग बात हो गई। अब कुछ लोग सोचेंगे इसको ये न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ नहीं। 15 ग्राम ग्लूकोज को 50 मिली जल में घोल दिया गया, फिर विलयन की सतह पर कुछ दाब डाला गया, उसकी सतह पर कुछ दाब डाल रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? विलेयता बढ़ेगी या विलेयता घटेगी, या विलेयता में आंशिक वृद्धि होगी, या विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। दाब बढ़ रहा है, देखो सोचो, दिमाग लगाओ। देखो ये दाब लगाने पर विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विलेयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक। आगे देखो, अब क्या कर रहा है, जल में उपस्थित नाइट्रोजन की सांद्रता की गणना कीजिए, यह जानते हुए कि 25 डिग्री सी कुल एटीएम और नाइट्रोजन का मोलस इतना है, ठीक ना। और के सफिक्स या चलने की हेनरी कांस्टेंट आपको दिया है, के सफिक्स एच बराबर 8.42 गुणे 10⁻⁻7 mm Hg दिया गया है, ठीक ना। इसको हटा दो अगर नहीं समझ रहे, बस अंक आप पकड़ो बस, ठीक। ये आपको के सफिक्स एच का मान दिया गया है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें। इसमें क्या करना है आपको, करा है कि जल में उपस्थित नाइट्रोजन की सांद्रता की गणना कीजिए, यह जानते हुए कि 25 डिग्री सी पर कुल दाब 1 एटीएम और नाइट्रोजन का मोलंश इतना है, समझे। तो मोलंश का मतलब आपको मोल प्रभाज दिया गया है,
मोल प्रभाज कितना दिया गया है 0.78। किसका मोल प्रभाज? नाइट्रोजन का, यानी कि N2 का। कहने का मतलब x ऑफ N2 कितना 0.78। x क्या होता है? मोल प्रभाज। जैसे हम लोग x सफिक्स a लिखते हैं, a का मोल प्रभाज, x सफिक्स b लिखते हैं तो b का मोल प्रभाज। ठीक, ये होता है। ये पा गए। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। k सफिक्स h आप लिखे ही हैं, और दाब P का मान कितना है? 1 atm। ध्यान दीजिएगा, ये 1 atm जो होता है ये 760 mmHg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 760 mmHg के बराबर होता है। तो अब आप दिमाग लगाइए कौन सा फार्मूला यूज करें कि हमारा काम बन जाए। हो गया भैया? चल देखो, अब हम बताते हैं इसमें क्या है भैया। इसमें सबसे पहली बात तो के सफिक्स एच दिया है, हिंदी वाला तो लगभग ही करेगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा? निकालना होगा P ऑफ N2, यानी कि N2 का दाब आपको निकालना है। ठीक, तो N2 का दाब निकालने के लिए फार्मूला होता है मोल प्रभाज ऑफ N2, यानी कि N2 का मोल प्रभाज गुणे, ठीक ना, x सफिक्स N2 क्या है? N2 का मोल प्रभाज गुणे P टोटल। ठीक ना, तो P ऑफ N2 बराबर क्या होगा? x ऑफ N2 क्या हो जाएगा? 0.78 गुणे P टोटल। P टोटल का मतलब 760। तो P ऑफ N2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किए, कितना आया? करके देखो, मल्टीप्लाई करिए आप। ये 5 दशमलव कुछ करके आएगा। मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हम कर दें? देखो हम कर दे रहे हैं 0.78 इंटू 760। दशमलव आप भूल करके गुणा करिए, बाद में दशमलव 2 अंक बाद लगा दीजिएगा। 8 0 0 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 कितना हो जाएगा भैया? 56 4 60, ठीक ना। फिर 7 0 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल 4, फिर 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा? 49 4 53, ठीक ना। अब इसको ऐड कर दीजिए 0 8 2 9 5, ये है। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? 592.80। ये क्या है? P ऑफ N2 हो गया। अब आगे आप देखें, अब आपको निकालना क्या है? नाइट्रोजन का मोलस कितना है? सांद्रता यहां देखो करा, जल में उपस्थित नाइट्रोजन की सांद्रता, ठीक ना। तो सांद्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? सांद्रता, सांद्रता बराबर फार्मूला होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू ये प्रेशर ऑफ N2, ठीक ना। अब आप वैल्यू को रख दीजिए। के सफिक्स एच की वैल्यू है 8.42 गुणे 10 की घात -7 गुणे इसका क्या होगा? P ऑफ N2 592.8, ठीक ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.42 गुणे 10 की घात -7, और इसको आप दशमलव इधर ले आएंगे तो 5.928 गुणे 10 की घात -2 लग जाएगा, सॉरी +2, ठीक ना। तो 8.42 गुणे 5.928 गुणे 10 की घात -7 +2 कितना हो जाएगा? -5। अब आप इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 पंचे 40 लगभग 4 आएगा। अगर 4 तीनों ऑप्शन में है तब तो काम बन नहीं पाएगा। और पहली बात तो वहां पर अपने पास पावर में है तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म, ये वाला भी खत्म, ठीक। अब इन्हीं दोनों में से कोई है,
अब इन दोनों में से कोई है, इसको जानने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, थोड़ा सा इसमें गुणा तो करना पड़ेगा, करके दिखाएं हम। क्या देखिए 5 9 2 8 और 8 4 2, ठीक, 2 8 16, 2 दूना 4, 4 1 5 और 2 9 18 और 2 पंचे 10, 10 1 11, 4 8 32, 4 दूना 8, 3 11, 4 9 36, 36 और एक कितना हो गया 7, 36 से कितना हो गया भैया 37, फिर उसके बाद 4 पंचे 20, 20 3 23, फिर उसके बाद 8 ठाई 64, 8 दूना 16, 16 6 22, ठीक ना। फिर 2 बचा, फिर 8 9 72, 72 2 कितना हो जाएगा 74, 7 बचा, 8 पंचे 40, 40 7 47, ऐड कर दीजिए 6 5 2 7, 8 1 9 4 13 की 3 हासिल 1, 7 1 8 2 10 1 11, ठीक ना, हासिल 1, 3 1 4 4 8 1 9, फिर इसके बाद 5 2 7 4, ठीक, हाँ 7 2 9, दशमलव 3 इधर 2 इधर, 3 2 5 अंक के बाद तो 2 3 यहां आएगा, ठीक ना। तो कितना मिल गया हमको, आपको 49.91, बस इतना, गुणे 10 घात -5। अब देखिए, अब क्या आंसर ऐसा कोई है नहीं, हमारे पास 4.9 है, तो ये एक अंक और इधर आएगा 4.99 एक हो जाएगा, गुणे 10 की घात -4, यही क्या हो गया सांद्रता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। हो गया, बताओ किसी कोई दिक्कत, आगे चला जाए। अब देखिए भैया आगे, अब क्या कर रहा है, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो अब आप ध्यान समझिएगा, इसमें क्या कर रहा है, दाब समुद्र की सतह की तुलना में जल के नीचे अधिक होता है। समुद्र की सतह जो ऊपर है और नीचे, उसकी तुलना में कराए की अधिक होता है। कहां, दाब समुद्र की सतह की तुलना में जल के नीचे अधिक होता है। फिर क्या कर रहा है, गोताखोरों के शरीर में झुकाव के निर्माण के लिए निम्न सतही दाब उत्तरदायी होता है। फिर उसके बाद झुकाव यानी कि मरोड़, वास्तव में रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले होते हैं। फिर उसके बाद उच्च दाब के कारण रक्त में वायुमंडलीय गैसों की विलेयता घटती है। अगर दाब ज्यादा होगा तो विलेयता घटेगी, दाब ज्यादा होगा तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है भैया, चौथा वाला, ठीक ना, यही सही नहीं है, बाकी सब के सब सही है, ठीक। अगर दाब ज्यादा होगा तो विलेयता बढ़ेगी, दाब कम होगा तो विलेयता घटेगी। अब आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, आप ध्यान समझिए। इसमें क्या कर रहा है, गोताखोरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पात्र में गैसों का संघटन क्या होता है। यानी कि जो गोताखोर लोग समुद्र में जाते हैं कुछ चीजों की खोज करने के लिए या कुछ चीज ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए, वो जो सांस लेते हैं उनमें जो गैस होती है उनका संघटन क्या होता है, यानी कि कौन सी गैस कितनी कितनी मात्रा में, कितने कितने परसेंट में होती है। तो हीलियम 11.7%, 32.5% नाइट्रोजन, 56 ऑक्सीजन, सही है, नहीं ये गलत है,
ठीक ना। 11.7 हीलियम, 56.2 नाइट्रोजन और जो है 32.1 ऑक्सीजन। सही है? हाँ? बोलो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए भैया। या तीसरे वाले पे चले? बोलो। हाँ? यही सही है, दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक, यही दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हीलियम होती है 11.7%, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के लिए दर्द काम करती है, यानी कि ये जल्दी से घुलती नहीं है। ठीक ना। और नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा मात्रा में रहती है। ठीक, अब आगे देखिए, अब क्या कर रहा है, निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित अगले 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, क्या कर रहा है, यदि किसी एक पात्र में 2 वाष्पशील द्रवों का विलयन, यानी कि द्रव विलेय और द्रव विलायक लेते हैं। ठीक ना, यानी कि कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलेय जो है वो भी द्रव है, विलायक जो है वो भी द्रव, यानी जैसे एल्कोहल डाल दिए पानी बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक ना, तो वो क्या है, पानी ज्यादा है तो वो विलायक हो गया, एल्कोहल थोड़ा सा डाले वो विलेय। तो द्रव विलेय एवं द्रव विलायक दोनों का वाष्पीकरण होगा, जाहिर सी बात है दोनों वाष्पित तो होंगे। ठीक, फिर क्या करा, अतः विलयन के वाष्प दाब में विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब का योगदान होगा, ये भी सही है। ठीक ना। आगे क्या करा, माना कि किसी वाष्पशील विलयन में 2 अवयवी घटक ए एवं बी है, इनका आंशिक दाब क्रमशः ए एवं बी है, सॉरी, आंशिक दाब क्रमशः पी सफिक्स ए एवं पी सफिक्स बी है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब पी जो है पी सफिक्स ए एवं पी सफिक्स बी के योग के बराबर हो गया, यानी कि कुल वाष्प दाब पी बराबर पी सफिक्स ऑफ ए प्लस पी सफिक्स ऑफ बी के बराबर होगा। ये बात ये कह रहे हैं। अभी सोचो, इतना आप पढ़ोगे तो आगे का 5 क्वेश्चंस का आंसर दोगे, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है इसमें, क्या कर रहे हैं भैया, ध्यान देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है कि एक आदर्श द्विघटकी विलयन के शुद्ध द्रव घटक ए और बी के लिए वाष्प दाब क्रमशः पी सफिक्स ए और पी सफिक्स बी है। ठीक ना, पी सफिक्स ए और पी सफिक्स बी है। यदि घटक ए का मोल प्रभाव यक्स सफिक्स ए है तो विलयन का कुल दाब होगा। ठीक ना, विलयन का कुल दाब होगा। तो ध्यान देखिए भैया, क्या होगा, कुछ ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है पी सफिक्स ए प्लस का एक्स सफिक्स ए, पी सफिक्स बी माइनस का पी सफिक्स ए, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, पी सफिक्स ए प्लस का एक्स सफिक्स ए, पी सफिक्स ए माइनस का पी सफिक्स बी। ठीक ना। सी ऑप्शन है आपके पास पी सफिक्स बी प्लस का एक्स सफिक्स ए, पी सफिक्स बी माइनस का पी सफिक्स ए। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है पी सफिक्स बी प्लस का एक्स सफिक्स ए और पी सफिक्स ए माइनस का पी सफिक्स बी। ठीक ना, ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ठीक, आई होप आप लोग को अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान देखिएगा, इसमें क्या करना है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ना कोई अंक दिया है ना कुछ नहीं, ये है एक रिलेशन। एक क्या है, रिलेशन। ये रिलेशन कहाँ का है, आप पढ़े होंगे एक राउल्ट का नियम और क्या बोलते हैं मोल प्रभाज। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है P बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यानी कि P बराबर P0 ऑफ A एक्स सफिक्स A प्लस P0 ऑफ B और एक्स सफिक्स B, यही है ना।
ये फार्मूला बना। अब ध्यान दो, एक चीज हम लोग जानते हैं, इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जानते हैं चूंकि विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है, यानी कि अर्थात x सफिक्स a प्लस का x सफिक्स b इज इक्वल टू 1। ये पढ़ाया हमने आपको। अब यहां से क्या करिए, x सफिक्स b इज इक्वल टू 1 माइनस x सफिक्स a निकालने इक्वेशन फर्स्ट बना दो, ठीक ना। अब इक्वेशन सेकेंड से x सफिक्स b का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 2 से x सफिक्स b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो भैया हम यहां पर आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग कर रहे हैं। आप कुछ डायरेक्टली जो है ये लिखोगे, ये वाला डायरेक्टली यहां से इसको बनाओगे, यहां लाके रख दोगे फिर से। इतना लॉन्ग हम समझाने के लिए आप कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, p बराबर p0 ऑफ a x सफिक्स a प्लस का p0 ऑफ b x सफिक्स b, ठीक ना। तो p0 ऑफ a प्लस का x सफिक्स a प्लस का p0 ऑफ b, x सफिक्स b की वैल्यू हम लोग शायद निकाले है ना, 1 माइनस x सफिक्स a। तो 1 माइनस x सफिक्स a, क्लियर। तो p0 ऑफ a x सफिक्स a प्लस का p0 ऑफ b माइनस का p0 ऑफ b इंटू x सफिक्स a, क्लियर। अब ध्यान दो, इसमें क्या x सफिक्स a, इसमें x सफिक्स a का मान, तो इसको p0 ऑफ b पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस दोनों में x सफिक्स a कॉमन हो जाएगा, p0 ऑफ a माइनस का p0 ऑफ b, ये टोटल p के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। मैच करिए आप, p0 का मतलब वही p है, ठीक ना, p ऑफ a, फिर उसके बाद क्या है x सफिक्स a, ठीक, x सफिक्स a, फिर pb माइनस pa, ये गलत, ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा p ऑफ a, p ऑफ a है पहले, कहां गया, p ऑफ b है, ठीक ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत, ठीक। फिर p ऑफ b है x सफिक्स a, ये भी गलत है। फिर p ऑफ b है, फिर x सफिक्स a, फिर pa माइनस pb है, कहां गया, pa माइनस pb, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। किसी कोई समस्या भैया नहीं ना, तो अगर कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। इतना तक आप जो है नोट करिए भैया, बाकी बातें हम लोग करेंगे कल, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास लेने का कोई मतलब है नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें का बाकी क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आप नोट करिए, जो भी समस्या होगी आप बिल्कुल हमसे बेहिचक बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना काफी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।